अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान एक मुद्दा जिसकी गूंज सर्वाधिक सुनाई दी। ठीक है, चुनाव हो चुके हैं, सरकार को बहुमत मिल चुका है, सरकार विराजमान हो चुकी है और कामकाज शुरू कर चुकी है, पर वक्त है अब जनता के मुद्दों को सुलझाने का। और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान उभरा वो है बेरोजगारी, यानी बच्चों को नौकरियां चाहिए। ये नौकरियां कब मिलेंगी, इन नौकरियों को देने का प्रोसेस क्या है और सरकार के लिए ये कितनी बड़ी प्राथमिकता है, हमारी चर्चा का आज ये प्रमुख बिंदु। बहन भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं तो सरकार के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। बच्चों को रोजगार चाहिए और बड़े पैमाने पर बच्चे बेरोजगार हैं और रोजगार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत प्रमुख रूप से चुनाव के दौरान उठा। तो अब मसला इस बात का है कि सरकार जब अच्छे खासे बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है तब उसकी प्रायोरिटी रोजगार देने की क्या है, यानी जॉब देने का फार्मूला क्या है। बेरोजगारों की पुकार को ये सरकार कब सुनेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 100 दिन के अंदर 10,000 जॉब्स, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन इनके लिए एक्शन प्लान क्या है। तो ये 10,000 नौकरियां कैसे दी जाएंगी, कब दी जाएंगी, इसके लिए क्या फार्मूला तैयार हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकली हैं। अभी तो नौकरियां निकली ही नहीं, तो जब निकली नहीं तो होंगी कैसे। तो इसका कोई एक डिटेल्ड प्लान सरकार को बेरोजगार युवकों को, युवतियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। मसला इस बात का है क्योंकि इसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ हंगामा चुनाव के दौरान हुआ। चुनाव कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, लेकिन जो जन समस्याएं हैं, जो जनता के इशूज़ हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। और यही एक तरीका होता है जब आप जन समस्याओं को डील कर रहे होते हैं। तो वर्तमान सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो चुनाव के दौरान उठे सबसे बड़े मुद्दे यानी बेरोजगारी के मुद्दे को तत्काल प्रभाव से एड्रेस करे। सरकार ने ऐलान किया है कि वो 100 दिन के अंदर विदिन 100 डेज 10,000 जॉब्स, यानी 100 दिन के अंदर वो 10,000 नौकरियां देगी। तो ये 10,000 नौकरियां कैसे मिलने वाली हैं, क्या इसके लिए कोई परीक्षा आयोजित की जाएगी या पूर्व में जो कुछ भी आयोजित की गई थी उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब वक्त है कि जितने भी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स पे इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी वैकेंसीज की एक लिस्ट तैयार की जाए, उसको पब्लिश किया जाए और बड़े पैमाने पर बच्चों को नौकरियां दी जाए। क्योंकि बिना नौकरी के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है, युवा परेशान है और कोरोना के इस काल में जब आर्थिक मंदी लगातार हावी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी सर्वाधिक सरकारी सेक्टर में है, लिहाजा सरकार का कर्तव्य है कि वो नौकरियां दें। मेरा सुझाव ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले एक अभियान चलाना चाहिए। सभी सरकारी विभागों में शासन स्तर पर, विभागाध्यक्षों के स्तर पर और जनपद स्तर पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका एक लिपिबद्ध कार्मिक विभाग में करा लिया जाए। कार्मिक विभाग को चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट से वो ये ब्यौरा तलब करें कि किसके यहाँ कितनी वैकेंसीज रिक्त हैं। आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि आउटसोर्सिंग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है और इसमें नियोक्ता को तो कुछ नहीं मिलता, जिसकी नियुक्ति होती है उसके हाथ भी कुछ लगता नहीं। बीच के लोग दलाली और कमीशन ज़्यादा खाते हैं और जो कोई भी कर्मचारी नौकरी पाता है या संविदा के आधार पर या आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त होता है, उसकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं होती है या उसके हितों की रक्षा नहीं होती। लिहाजा आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे में सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी कैसे मिले, कच्ची नहीं पक्की नौकरी, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो कार्मिक विभाग सभी डिपार्टमेंट से, शासन स्तर पर विभागों से वो सूची तैयार करे, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। मेरा ऐसा मानना है कि करीब 12 से 13 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में, जिले स्तर से लेके लखनऊ के स्तर तक। तो ऐसे में यह अभियान कब चलेगा और क्या बात सिर्फ 10,000 युवकों को, युवतियों को नौकरी देने के बाद खत्म हो जाएगी या फिर यह मुद्दा बढ़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तमाम भर्तियों के में अनियमितताओं की भी खबर आई। किसी के पर्चे लीक हुए, किसी के इंटरव्यू में प्रॉब्लम हुई, किसी में आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सरकार के समक्ष ये दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती होगी कि वो सभी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से तकनीक के माध्यम से आयोजित करे, ताकि कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो और कम से कम इसमें दलाली, बेईमानी और चोरी हो। क्योंकि इसके पहले के जो उदाहरण हैं वो ये बताते हैं कि नियुक्तियों को लेकर धांधलियां हुई थी, उनको रोका जाए इस बार। वैसे क्लास 3, क्लास 4 में किसी भी प्रकार के इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होती हैं उसके बाद इंटरव्यू में ही सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि इस प्रोसेस को, जहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने पिछले दिनों आई, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां रही हैं। इन गड़बड़ियों से बचने की ज़रूरत है। दूसरा विषय ये है कि जो भी भर्ती बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी चयन बोर्ड हैं, इनमें लटकाने, अटकाने और भटकाने वाले अधिकारी बैठे हैं। तो ये बात तो भूल जाइए कि जो वर्तमान अधिकारी तैनात हैं इन बोर्डों में, चाहे वो चयन बोर्ड हो, चाहे वो भर्ती आयोग हो, उन सब जगहों पर बड़े बदलाव की और वर्टिकल बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक प्रक्रिया सामान्य नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉकेज यही अधिकारी हैं। तो जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हटाए जाएंगे तब तक इस तरह की नौकरियां लटकती रहेंगी, अटकती रहेंगी और भटकती भी रहेंगी। तो सरकार इन सब चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर हल करे, क्योंकि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लोगों को अपनी अच्छी ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए एक अदद नौकरी की आवश्यकता है। चूँकि प्राइवेट सेक्टर्स की इस वक्त हालत ठीक नहीं है, लिहाजा सबको आसरा सिर्फ सरकारी नौकरी का है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ बहुत कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, कोई बहुत कारपोरेट कंपनीज़ नहीं है, जहाँ पे बहुत बड़े उद्योग धंधे ना हों जिस राज्य में, वहाँ सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आज ये चीज़ें विस्तार से रख रहा हूँ, ताकि इस समस्या का, इसके निदान का और सरकार इसको कैसे हैंडल करे, इसके बारे में गंभीरता से विचार करने और बात करने की आवश्यकता है। सिर्फ 100 दिन में 10,000 नौकरी का मसला नहीं है, पूरे 5 साल आपको सभी रिक्त पदों को भरना इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी की बात होगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, SM अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, राकेश कुमार पांडे अभ्यर्थी हैं और देव शुक्ला भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी अभ्यर्थी हैं। और बहुत ही जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, पूरे चुनाव के दौरान अग्निहोत्री जी ने इस मुद्दे की गूंज सुनी थी। तो बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो संजीव मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और आप बताइए कि क्या सिर्फ 100 दिन में ही 10,000 नौकरियाँ मिलेंगी, इसके आगे क्या होगा? कोई एक्शन प्लान है आपके पास? नहीं, जो अधिकारियों की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो 100 दिन में 10,000 नौकरियों का लक्ष्य तो है ही है, साथ में 6 महीने का भी क्या टारगेट होगा, साल भर का क्या टारगेट होगा, इस पर भी चिंतन करने की बात की है। देखिए, मैं समझता हूँ ब्रजेश जी, आज तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नई सरकार ने शुरुआत में ही नौजवानों की चिंता की है और नौजवानों के लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को इससे खुशी हुई होगी। और 10,000 ये सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, और जब ये सरकारी नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश मुझे में लगता बेरोजगारों है की तादाद कि को देखते हुए 10,000 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक रोड मैप तैयार करने के लिए शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। और 100 दिन में 10,000 का एक लक्ष्य उन्होंने दिया, एक टारगेट दिया है। इसके बाद 6 महीने और साल भर का भी उनसे पूछा है कि वो कितनी और नौकरियां साल भर में और 6 महीने में भी दे सकते हैं, इसका रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि नौजवानों में इससे खुशी होगी, और जब ये नौकरियां मिलेंगी तो निश्चित रूप से नौजवान उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पे चलेगा और उत्तर प्रदेश में और विकास होगा। पर आप मुझे बताइए कि जो भी भर्ती आयोग हैं या चयन बोर्ड हैं, इनमें वही अधिकारी और वही चेयरमैन, वही सदस्य तैनात हैं जो आपकी सरकार में पिछले 5 साल थे। तो जिन्होंने तब काम नहीं किया वो आज कैसे काम करेंगे? देखिए, ये तो खैर उत्तर प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन से
इस तरीके के काम कराएंगे, नियुक्तियों में कैसे पारदर्शिता रहे, कैसे जल्दी से जल्दी नियुक्तियां नौजवानों को मिलें, इसके लिए भी मुझे लगता है कि रोड मैप तैयारी ही है। और अब मैं समझता हूं कि योगी जी की सरकार जो 2.0 की है, इसमें जितनी तेजी से हो सकेगा नौजवानों पर का, आप सहमत हैं इस बात से महिलाओं का, सबका कि जिन्होंने भी सम्मान लटकाया, करते हुए अटकाया और भटकाया, उनको हटाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं इसको बहुत उससे नहीं लेता हूं कि पता नहीं कौन सी ऐसी स्थितियां रही हों, लेकिन अब जो योगी जी की सरकार है, निश्चित रूप से नौजवानों के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और 10,000 नौकरियों के बाद जो 6 महीने और साल भर आएंगे, उसमें जो नौकरियां मिलेंगी नौजवानों को, राकेश पांडे मुझे नोट लगता कर है लो, कि उत्तर अच्छे प्रदेश दिन में बता खुशी रहे की हैं आने लहर वाले दौड़ेगी। हैं। ऑलराइट, मैं SM अशरफ को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अशरफ साहब, शुक्रिया आपका। ये बता रहे हैं नौजवानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आ गए? बिल्कुल आ जाएंगे सर। इन्होंने कहा कि टारगेट, जो पहला टारगेट हमेशा इंसान का होता है, उसको बड़ा दिखलाते हैं। चलिए इन्हीं के टारगेट से मैं शुरू करता हूँ। 100 दिन में 10,000, एक दिन में 100, 365 इंटू 5, 1825 दिन, 1,82,500 जॉब्स का इनका टारगेट है। तो जो सरकार अपने पहले दिन पे ही अनाउंसमेंट पे कुल 2 लाख के अंदर का टारगेट रखती है, उसको तो फिर सलाम करने का मन है। चूंकि इनका है क्या, ये करते गलत बयानी है, और इनकी गलत बयानी ये होती है कि 17 मार्च को इन्होंने 2017 में मार्च में सरकार बनती है। अशरफ मियां कोई कैलकुलेटर लेके बैठे? हाँ सर, तो ऐसी तो कैलकुलेशन होती है, आपके साथ बैठने में तो नहीं, ठीक दिमाग में बात हाजिर रखना पड़ता है। तो अभी मैंने मोटा मोटा बता नहीं, दिया कि ये इनका है appreciate, आंकड़ा। अब आगे सुन लीजिए। Yes, go ahead. मार्च 2017 में इन्होंने सरकार बनाई। दिसंबर 2020 में जो इन्होंने ऑफिशियल डेटा एक ही बार इन्होंने दिया, उसके बाद कोई डेटा एक पूरे 21 में नहीं आया। अगर है तो मैं चाहूंगा कि उसको आप डिस्प्ले करिए। 2,94,000 टोटल जॉब इन्होंने दिसंबर 2020 में दी, और यह बताया क्रियान्वयन में 85,000 जॉब है। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती, 16,000 पुलिस की। शिक्षक भर्ती का क्या हशर हुआ आपके भी सामने से, लगातार किस प्रोसेस में वो चल रहा है। तो ये कहते कुछ और है, लेकिन मजबूरी क्या होती है कि जब आप पीसी नहीं करेंगे, आप जैसे प्रेस वालों को मौका नहीं मिलेगा सवाल करने का कि साहब आपने जो दी उसको डिस्प्ले क्यों नहीं करते, कोई ऑफिशियल साइट पे क्यों नहीं डालते, ये कुछ नहीं करते। वो आप अपनी बाइट दोगे और चैनल माशाल्लाह। तो पर ये तो कह रहे हैं ना कि 100 दिन में 10,000 देंगे, तो चलो कम से कम बता तो दिया 10,000 सर। को तो तो 2 मिल लाख जाए। नौकरी बताइए। जिस प्रदेश में इतने लोग बेकार बैठे हुए हों, अभी इन बच्चों से पूछिएगा तो बताएंगे। 5 सालों के अंदर जब एजुकेशन का मेयार बढ़ रहा है, इतनी स्पर्धा बढ़ रही, तो बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, नौकरी आप प्रोवाइड तो नहीं कर पा रहे। संजीव का अच्छे दिन से क्या तात्पर्य था? अब अच्छे दिन इनके ये अच्छे दिन है कि इनको तो सीधी सी बात है, इनको तो होता है 330 थी, इनके थोड़े बहुत इनके अच्छे दिन में कमी आएगी, 255 पहुंच गई है। इनको तो अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। जब तक ये 200 पार करते रहेंगे, इनके अच्छे दिन नजर आएंगे। अब ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, लेकिन तो सवाल अगर इस बात, मैंडेट उनको मिला है तो आपको जनादेश का सम्मान करना सम्मान ही चाहिए। तो कर रहे हैं। इसका मतलब कि नौकरियों को लेकर जनता इनके ऊपर विश्वास करती है। इनको हर कि चीज ये पे देंगे विश्वास कर नौकरी। रही है। ये नौकरी पर नहीं, बेरोजगारी भी कर रही है, उसके बाद महंगाई पे कर रही है, इनके ऊपर सब विश्वास ही तो चल रहा है। इसीलिए हमने कहा ना कि हमको देखो, आपको चाहिए क्या कि जनादेश का सम्मान करो। जनता ने इनको सम्मान ही चुना कर है। रहे हैं। इसीलिए तो हम तो चाहते हैं अब सब लोग तय कर लें, आप जैसे मीडिया के लोग भी तय कर लें, हम भी तय कर लें। डिस्कशन से भी कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से इनके दिमाग में एक चीज पैदा होती चली जा रही है। अब तो हम लिखा के आ गए हैं, जनता तो यहां कुछ करेगी नहीं, आखिर में हम ध्रुवीकरण करेंगे, पोलराइज करेंगे और हमें वोट मिल जाएगा। और उसमें आप जैसे लोगों का योगदान होगा पोलराइजेशन में। चैनल पे बहस ही कुछ और करेंगे, तो आप करा रहे हैं ना ये बहस, वरना जाइए किसी चैनल पे देखिए क्या चल रहा है। कहीं किम जोंग की जो है वो मिसाइल चल रही होगी, कहीं जो है रशिया और पुतिन की बात चल रही होगी। कोई आज नौकरी तो पे मैं बहस करने देखा कि वाला। इमरान खान की पत्नी जिंदा मुर्गे जलाने की खबर अब है। सोचिए अब आप, तो अब ये सब तो जब होगा तो अब फिर पता क्या नहीं होगा इन मतलब बच्चों के विनोद जी साथ। कैसे कहां से वो खबरें देख लेते हैं। अभी मतलब जिंदा अगर मुर्गे- मजबूर किया जाए कि आप डेटा डालिए अद्भुत है ऑफिशियल भाई। साइट के ऊपर, तो सब चीजें सामने आ मैंने जाएंगी। देखा कभी ऐसी खबरें, मतलब जिंदा मुर्गे जलाने की खबर चल रही तो है। यही मैं कह रहा हूं सर आपसे। अब ये तो अफसोस का मुकाम है, क्या करिएगा। आप जैसे लोग सही पत्रकारिता कर रहे हैं, कम से कम Thank you, बच्चों शुक्रिया के आपका, issues पे धन्यवाद। बात कर रहे हैं कि आज लोग बैठे हुए हैं। धन्यवाद। लेकिन जनादेश का सम्मान आपको करना चाहिए। अरे सम्मान ही कर रहे हैं सर, कि उससे ज्यादा तो हम कुछ बोल ही अरे नहीं तो पा रहे। मेरे ऊपर अकड़ने से कोई फायदा नहीं। सम्मान है। कर रहा हूं सर, जनादेश का आदर करिए। जनादेश का ही सम्मान है। ओके। अभी जनता ही जो है कुछ करेगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। भाई पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। 100 दिन में 10,000 रोजगार दे रहे हैं, और जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से आपका चेहरा सूख गया है। नहीं, बिल्कुल संजीव जी ने कह ही दिया। अच्छे दिन, और कितना सुखद संयोग है ब्रजेश जी कि आज अच्छे दिनों का वर्षगांठ भी है, 1 अप्रैल है। ऐसे में ये घोषणाएं जो हैं वो बड़ा मज़ा लाती हैं। एक बार ब्रजेश जी, मैं ज़रा आपसे इसको चेक करना चाहता हूँ।
संजीव जी कह रहे थे 6 महीने तक का प्लान है, आप कह रहे हैं 10,000 की घोषणा है। न्यूज 18 और टाइम्स नाउ चला रहे हैं कि 20,000 रोजगार 100 दिन में देंगे और 50,000 स्वरोजगार की भी स्थापना। भाई वो मेरे सृजन पास जो करेंगे। ऑफिशियल जानकारी वो 100 दिन में 10,000 जॉब्स देने की है। अब मेरे पास भी जो ये ट्वीट अब है, आप अगर कहाँ से आपके लाएं भाई, कैमरा- हमें नहीं पता। नहीं, अगर ये न्यूज 18 का डिजिटल है I don't जिसने know, लिखा है मैं- कि 20,000 आप रोजगार। चैनल आप इमरान ये खान मेरे की पास पत्नी भी से है, मुर्गा ये अगर जलवा आपके रहे कैमरामैन हैं तो देख उसकी पाए। तस्दीक आप ब्रजेश मिश्रा से और- करिएगा। नहीं, मैं पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं पांडे जी, आप मुझे बताओ, मैं पूछ रहा आप हूँ। बताइए और ये मुझे टाइम्स पांडे नाउ जी, है। कोई मुर्गा जिंदा जलाए तो जवाब मैं दूंगा। नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था। आप क्यों सब confirm कर रहे हो? पत्रकार 10,000 जगत के हैं। विनोद जी बैठे हैं, कंफर्म कर रहे हैं टाइम्स नाउ और न्यूज 18 के डिजिटल पे। तो तो जब मैं उनके थोड़ा यहाँ डिबेट कंफ्यूज पे हो जाना गया तो उनके वाले से क्योंकि पूछ पिछली लेना। बार भी हुआ ये ब्रजेश जी 4.5 अब लाख। बुशरा बेगम क्या जला रही मुझे क्या पता भाई। सुन लीजिए, वो मैं बताऊं 70 लाख का गजब, वादा मतलब किया था। कॉमेडी मचा रखी है आप लोगों ने। 70 लाख का वादा किया था योगी जी ने 17 वाले लोक संकल्प पत्र में, और अंत में 22 में कहा, जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया उसमें बोले कि हमने 4.5 लाख लोगों को दे दिया, और भाजपा के सारे प्रवक्ता 5 लाख करते रहे। प्रधानमंत्री जी वाला जो लोक संकल्प पत्र था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी, उसका डेटा नहीं है। CMI कह रही है कि जो है बेरोजगारी दर वो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में जो बेरोजगारी दर 9.3% शहरों में था, और वही जो है नवंबर 2021 में 8.21 और दिसंबर 2021 में 9.30 बेरोजगारी दर था। अब आप समझिए इसके बाद क्या करें। मनरेगा का जो बजट था, जिसने कोरोना में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया था, उसका 2022-23 का बजट घटाकर 98,000 करोड़ से घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया, और उसमें भी 15,000 करोड़ पिछले समय का बकाया है। 6,000 की नौकरी युवा कर रहा है, और उससे कहा जा रहा है कि आप कुछ मत बोलो क्योंकि राष्ट्र निर्माण हो रहा है। तो ये जो राष्ट्र निर्माण वाली घुट्टी है, ये अगर बेरोजगारी की बात आप करिए, महंगाई इसको की इस बात दृष्टिकोण करिए। से देखो कि एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ। हाँ, गाड़ी बिल्कुल, स्टार्ट तो हुई। ये प्रोसेस तो 2018 उसको में स्पीड को बढ़ाया घटाया जा सकता है। 2018 में क्या इन्वेस्टर समिट से ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी? रिजल्ट क्या निकला? 0 बटा सन्नाटा। आप कह रहे हैं कि सभी विभागों की लिस्टिंग कराई जाए, और ये मुख्यमंत्री जी ने भी यही सेम बात कही है ब्रजेश जी। लेकिन याद करिए, क्या जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो सेम बात नहीं कही थी योगी मैंने जी तो ने? अपनी समझ के आधार पे कहा कि भाई कार्मिक विभाग इकट्ठा नहीं, कर ले। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, सभी हाँ, बिल्कुल विभागों कहा की होगा। लिस्ट मंगाई थी, रुकी हुई परीक्षाओं के लिए कहा था परीक्षा कराइए। अब और आप चाहते क्या हो ये बताओ। मैं बता रहा हूं कि घुट्टी राष्ट्रवाद वाली है, वही चलने दीजिए। वो जहर ठीक है, युवा बेरोजगार है, 6,000 का पेमेंट लेता है। आपकी भाषा जनादेश का अपमान करती है। नहीं, मैं सम्मान कर रहा हूं, जनादेश का सुनिए। सम्मान मैं तो कीजिए। कह रहा हूं आप बिल्कुल मत उसको बोलिए। जहर नहीं कह सकते मैं हैं। कह रहा हूं बेरोजगारी पर, महंगाई पर बिल्कुल ना बोलिए। हमें सम्मान करना है जनादेश का। जरा वो लिस्ट सुन लीजिए 17 वाली, देखिए कैसे कैसे रोजगार दिए गए। जो परीक्षा 2018 में कराई गई यूपी पीसीएल की, भर्ती निकली 18 में, उसकी परीक्षा हुई 19 में, और 21 में वो परीक्षा निरस्त कर दी गई। और सिर्फ एक परीक्षा नहीं, लिस्ट है देखिए, यूपी पीसीएल का पेपर लीक आउट, आपने लोअर भर्ती विधान सबऑर्डिनेट, निकाला था ना? नलकूप एक चालक, हेलो। पीटी, बीएड, इंटरमीडिएट, यूपी सुन टेट, तो लो। दरोगा भर्ती परीक्षा, नीट की परीक्षा, स्वास्थ्य विभाग, पांडे जी। प्रोन्नति पेपर का सिपाही भर्ती, अरे शिक्षक रुकिए तो, भर्ती, सहायता बाबा। प्राप्त स्कूल अरे थोड़ा शिक्षक, ठहर जाइए। प्रधानाचार्य, एनडीए और एसएससी तक सारे पेपर लीक हो हो गया, गए। आप मेरे से सवाल ले लो। और उत्तर आप सवाल तो ले प्रदेश, लो। लास्ट बात, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 24 परीक्षाएं मुझे कराई लगता है थी। अगर आप विधानसभा पहुंच जाओगे तो क्या करोगे, मतलब चुप ही नहीं होते हो। एक सेकंड सवाल ले लो। अच्छा जी। आपने भर्ती विधान निकाला था ना, जी युवकों ने उसको सिरे से रिजेक्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल कर दिया। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको चर्चा ही खारिज नहीं कर होनी दिया है। चाहिए। हाँ, और मैं कह रहा हूं। जनादेश बीजेपी को मिला है। जी। बीजेपी पर उनको भरोसा है युवाओं को कि वो उनको रोजगार देगी। अरे मैं तो कह रहा हूं आपको अच्छे क्या दिनों की तकलीफ है? वर्षगांठ है आज, हम भी उसी वर्षगांठ में शामिल हैं, संजीव मिश्रा जी भी शामिल हैं। देखिए 6 महीने तक का मुख्यमंत्री जी से भी 5 महीना आगे बढ़ गए, 6 गुना।
और 2 चैनलों का मैंने बताया ही। तो ये राष्ट्रवाद का जश्न चल रहा है। इसमें युवा भी शामिल है जो 6,000 रुपए पगार पाता है, 14,000 के स्लिप पर उससे साइन कराया जाता है और सब राष्ट्रवाद के जय जयकार में शामिल है। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, 100 पांडे जी के आपकी ऊपर। तकलीफ एक्चुअली दूसरी, आपकी बीमारी दूसरी है और आप इलाज चाहते हो कि उसको तत्काल हो जाए, तो आपको ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ेगा। मतलब उसका यहाँ डिबेट में इलाज नहीं है। आपको नहीं, जनादेश हम का भी आदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आपकी प्रॉब्लम, आपका जो इश्यूज थे उसको जनता ने खारिज ही नहीं कर दिया, हाँ, बिल्कुल। बल्कि आपके हर इनोवेशन को जनता ने फेंक दिया कूड़ेदान में। हाँ, तो यानी क्या- आपका जो फार्मूला वो नहीं चाहिए। जी लेट्स एक्सेप्ट इट। उसमें तो राष्ट्रवाद का क्या कहना और दूसरी बातों को दिए तो बेमानी बातें हैं। नहीं तो हम तो जनता को जो पसंद हो वो करना चाहिए। जनता को ये पसंद है ना, बेरोजगारी का ये जो प्रवचन आप है। ऐसे कैसे कह सकते हो कि जनता को बेरोजगार? जनता को विश्वास होगा कि ये नौकरी देंगे। था ना, 5 साल था, 45 साल एनएसएसओ की मतलब रिपोर्ट। आपको न मिले तो जहर नहीं और आपको मिल जाए तो क्या अमृत। सच बोलना गुनाह है क्या? अगर हम चुनाव हार गए तो क्या जनता की बात उठाना आप बंद अभी कर ये दें? देखो कि बुसरा बीबी कितने जिंदा मुर्गे जला रही हैं, पहले उसकी लिस्ट तैयार करो। मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलता हूँ। उत्तर प्रदेश बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने मुद्दों को ट्रैक किया। विनोद जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा अब है जब बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, और दूसरा ये इशू कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? जिस तरह से 100 दिनों में 10,000 जॉब्स की बात कही जा रही है, क्या इतना इनफ है? देखिए ब्रजेश जी, बेरोजगारी मुद्दा तो है और अगर बड़ा मुद्दा ना होता, भले चुनाव परिणाम कुछ भी रहे हों, भारतीय जनता पार्टी खुद समझ रही है कि ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव में इस मुद्दे की वजह से उनको काफी चुनौती उनके सामने खड़ी थी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसको एक अपने एजेंडे में शामिल किया और 100 दिन का एक टारगेट दिया कि 10,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो अगर मुद्दा ना होता तो उसको अनदेखा भी कर सकते थे, कुछ और चीजें लेते, लेकिन चूंकि बेरोजगारी मुद्दा है इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी दूसरी पारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको एक एजेंडे के रूप में लिया, एक टारगेट के रूप में लिया। तो ये तो मानना पड़ेगा मुद्दा है और मुद्दा ये रहेगा। ये अलग बात है कि इस मुद्दे को किस हद तक भारतीय जनता पार्टी अपने आगे आने वाले 5 सालों में उसका सामना करके उस चुनौती को खत्म कर पाती है, किस हद तक नए रोजगारों का सृजन कर पाती है, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में और क्षेत्रों में जो है, उसके लिए आर्थिक नीतियां कैसी होती हैं, निवेश किस तरह से आता है। एक तरफ तो निजीकरण का पूरा केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइव चली हुई है, तो पब्लिक सेक्टर जिनमें रोजगार मिलता था वहां सब सारे रास्ते बंद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप खुद ही अभी बता रहे थे कि तमाम इतने पद खाली हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। भर्तियां क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आर्थिक संकट सरकार के सामने। आर्थिक संकट इसलिए है कि प्रदेश पर मतलब अगर देखा जाए 3 लाख करोड़ के ऊपर के आसपास का कर्जा उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान ये बात आई थी है। और फिर जो फ्रीबीज दी जा रही है जनता को, मुफ्त राशन, मुफ्त तमाम सारी सहायता की योजना, उसमें पैसे लग रहे हैं। सर अभी तो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, पर जो एक प्रारंभिक अनुमान है ये बताता है कि यूपी में जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक विभिन्न डिपार्टमेंट में और विभिन्न कैटेगरीज में तकरीबन 12 लाख पद रिक्त पड़े हैं। मैं तो कहता हूं कि इन 5 सालों में सरकार ये लक्ष्य निर्धारित करे कि उसे ये 12 लाख पद भरने। नहीं, 12 लाख पद भरना तो सरकार क्यों नहीं चाहेगी, लेकिन सरकार के पास पैसे भी होने चाहिए जो उन पदों पर भर्तियां करने के बाद जो वेतन, भत्ते और तमाम सारे जो आर्थिक बोझ जो पड़ेगा सरकार पर, तो सरकार उस बोझ को कैसे वहन करेगी, इसके लिए एक स्पष्ट आर्थिक नीति होनी चाहिए, वित्तीय नीति होनी चाहिए, वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए और सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि भाई आप रोजगार को प्राथमिकता देंगे या प्रचार को प्राथमिकता देंगे, या मतलब मैं कहूं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी रोजगार की दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं होती लेकिन सरकारें करती हैं, क्या उनको आप उनको प्राथमिकता देंगे? ये प्राथमिकताएं सरकार को तय करनी है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है आपने राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीता है, आपने जो है हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीता है, आपने विकास के नाम पर चुनाव जीते हैं, जनादेश मिला है आपके ऊपर। आप सही कह रहे हैं कि लोगों ने विश्वास किया है, लोगों ने विपक्ष पर भरोसा कम किया, सरकार पर ज्यादा किया और उनको लगा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, सरकार उनका आने वाले 5 सालों में समाधान करेगी। तो अब इस विश्वास पर इस सरकार को खरा उतरना किया सर, वरना ही कांग्रेसी क्यों किलस रहे होते, भर्ती विधान लेके आए थे। अब पता नहीं कौन सा विधान था, आई डोंट नो, मतलब मैं
पढ़ा, लेकिन मुझे भी नहीं मैंने समझ तो में जो आया। आपने अप्रिसिएशन किया, मैंने ये बताया एक दिन में 100 आपके लिए 25 नहीं करोड़ बोला भाई आबादी। साहब, आपका अपना कैलकुलेटर रख लो, अपनी बारी में बोलना। अभी तो विनोद जी बोल रहे हैं ना, विनोद जी को है। देखिए सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 5 लाख दिए जलाना प्राथमिकता है या 5 लाख रोजगार देना प्राथमिकता है। यह सरकार को तय करना पड़ेगा। इसी तरह और बहुत सारे काम हैं जिनका खाली प्रतीकात्मक महत्व है। आपने ठीक है, राम मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी बात है, अयोध्या फैजाबाद अयोध्या हो गया, बहुत अच्छा है, सारी चीजें आपने जनता के हिसाब से कर ली। अब आपको अगर दूसरी पारी मिली है, जनता ने विश्वास किया है, तो अब सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेगी। बेहतर आर्थिक प्रबंधन करना पड़ेगा, बेहतर निवेश का माहौल तैयार करना पड़ेगा और बेहतर वित्तीय नीतियां बनानी पड़ेंगी, जिससे कि न सिर्फ सरकारी पद जो खाली पड़े वो भरे जाएं और साथ ही साथ तमाम सारे पूंजी निवेश के लिए जो उद्योगपति हैं, जो और इंटरप्रेन्योर्स हैं देश विदेश के, वो आकर्षित हो। और खाली जो है एमओयू साइन करने से काम नहीं चलेगा। एमओयू तो एक तरह से ऐसा होता है जैसे लड़का लड़की की शादी के बारे में माता पिता पहले से तय कर लेते हैं कि तुम्हारी बेटी हुई तो हम शादी करेंगे, तुम्हारे बेटा हुआ तो हम करेंगे। वो एमओयू तो उस तरह की चीज है। असली चीज है कि निवेश धरातल पर कितना आया, वो महत्वपूर्ण है। वो निवेश आए और नए रोजगार सृजित हो, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में तमाम। तो ये प्राथमिकता अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को करनी पड़ेगी। अभी 2024 का चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, उसमें भी बेरोजगारी एक मुद्दा होगा अगर इस चुनौती का सामना समय रहते नहीं किया गया। आज नौजवानों ने आप पर भरोसा किया है, आप उस पर खरे उतरिए, और अगर उस पर खरे नहीं उतरे, खाली आप प्रतीकात्मक उसमें रहे, तो निश्चित रूप से फिर ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। आप याद कीजिए, बिहार में जब तेजस्वी ने बेरोजगारी को मुद्दा बना के 12 लाख नौकरियों की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर के 19 लाख या 20 लाख नौकरियों का वादा किया था। अभी तक तो बिहार में इस तरह की नौकरियों का कुछ सामने आया नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लाखों नौकरियों की बात की गई जब बेरोजगारी का मुद्दा उठा। तो अगर सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, भले 10,000 से ही शुरू किया है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार उसको अपनी प्रथम प्राथमिकताओं में शामिल करेगी। अब प्रतीकात्मक काम थोड़ा बैक बर्नर पर रखिए और ठोस काम जो है उनको करिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं राकेश कुमार पांडे को आमंत्रित करता हूं, अभ्यर्थी हैं ये। पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत 100 दिन में 10,000 जॉब्स, अब तो खुश हैं सर? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। किस लिए? जो सबसे पहले मतलब सारे न्यूज़ चैनल जहां एक तरफ से रूस, यूक्रेन और मुर्गे जलाने की खबर दिखा रहे हैं, आपने यार मुर्गे से आप और आपने अगर कोई उल्टे पंख का मुर्गा जला रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, नहीं करने सर, दो। उत्तर प्रदेश में जो अगर सबसे बड़ा मुद्दा बीवी को सर कुछ है, कोई इशू है तो कर लेने दो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में मुर्गे जलाने की खबर नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर बेरोजगारी है। और जो भी न्यूज़ के जितने भी चैनल हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे पहले अपने चैनल पर प्रमुखता से उठाना चाहिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने हमेशा हम युवाओं, बेरोजगारों की आवाज़ अपने माध्यम से कहीं ना कहीं हमेशा सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। अब सरकार सुने या ना सुने वो उसकी बात है, लेकिन इसका आपको तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है बेसिक परिवार में आ रही है। बेसिक में भर्तियां आती हैं, विज्ञापन आता है, अटक जाता है। बेसिक मतलब बेसिक शिक्षा विभाग? जी जी, बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी भर्तियां अभी तक आप नोट कर लीजिए सर, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, कहीं न कहीं उसका पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक अगर नहीं हुआ है तो अधिकारियों की गलती से उसका नोटिफिकेशन जियो गड़बड़ आया है। वो जानबूझ के क्या नोटिफिकेशन गड़बड़ करते हैं। अगर नोटिफिकेशन गड़बड़ नहीं हुआ तो पेपर में ऐसे कुछ मामले आ जाएंगे, कुछ गलत क्वेश्चन बना देंगे। क्या इनके अधिकारी, जो भी सरकार होती है, क्या उनके आला अधिकारी जो भी प्रश्न पत्र होते हैं उसको सही से 150 प्रश्न पत्र बनाने होते हैं सर, क्या उसको सही से नहीं बना सकते हैं? हम जैसे हम लोगों का कोई भी परीक्षा होती है, परिणाम देखिए, अभी मान लीजिए एक जूनियर का पेपर हुआ 2021 में, मार्च 2021 में पेपर हुआ, अभी तक नियुक्ति उनकी नहीं मिल पाई है। अब और चुनाव अभी देखिए जल्दी हुआ, 3 महीने में परिणाम जारी हो गया। ये कहाँ का सर न्याय है? मतलब आप अपने हिसाब से, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या हम लोग बेरोजगारों युवाओं की बात नहीं सुनी जाएगी? जिस प्रकार से देश का सम्मान आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हम तो सर सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार, जिस सरकार को हम लोग मतलब सर जनता भाई ने 100 दिन में 10,000 जॉब दे रहे हैं, पहले ये ले लो।
सर 10,000 की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने तो ऑफिशियल अपने पहले Twitter जो हैंडल दे रहे हैं से वो सर- तो ले लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट नहीं, सवाल कर सर- लेंगे। सर एक मिनट सुनिएगा सर, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभी 2021 में लास्ट में चुनाव से पहले ऑफिशियल ट्वीट किया था कि जितने भी पद रिक्त हैं सब 3 महीने में जल्द से जल्द भर लिए जाए। सर क्या वो भर लिए गए? जब तक सरकार हमें लिखित रूप से नौकरी नहीं दे देती, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका जारी नहीं हो जाता, इनके ट्वीट को हम क्या समझे सर? इनका ट्वीट समझ लीजिए हम लोगों के भविष्य के लिए अभी तक ये कूड़ा कबाड़ा साबित होता आ रहा है। लगातार ट्वीट, मतलब सर ट्वीट का क्या मतलब होता है जब आप अपने वादों से खरे नहीं उतरते हैं? तो अब ऐसा करते हैं ना, इसको एक बेंचमार्क मानते हैं कि 100 डेज में इनको फॉलो करते हैं कि 10,000 जॉब्स डिलीवर करते हैं या नहीं। बिल्कुल सर, हमें तो नहीं लग रहा। जब सरकार अगर कर देती है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है। जो भी हमें अब सरकार को इतनी ये निराशा भरी बातें क्यों? हो नहीं, सकता है कि सरकार करें। सर सरकार को ये कंफर्म करना चाहिए किस सेक्टर में ये कर रहे हैं, क्या नए विज्ञापन निकालेंगे? बेसिक शिक्षा विभाग में सर इतने पद रिक्त हैं, हम लोगों ने RTI लगाई, 1,73,795 पद अभी भी रिक्त हैं। हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, हर साल शिक्षक सर रिटायर हो रहे हैं, नए स्कूलों का भी गठन हो रहा है। आखिरकार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? यही सब कारण है। जो इससे पहले पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी थे, उनका जो है युवाओं ने इतना विरोध किया, इसी वजह से वो खा गए आप लोग तो उनको बेचारे को। सर चुनाव वो हार एक गए। उभरते हुए नेता को खा गए आप लोग। नहीं सर, मतलब वो अनुपात और समानुपात युवाओं को समझा रहे थे, कहीं क्या- ना कहीं क्या? वो युवाओं की बात समझ नहीं पाए। क्या समझा रहे थे? अनुपात और समानुपात वो छात्रों को समझा रहे थे लगातार। मतलब हम लोग यही एक मांग कर उभरते रहे हुए हैं नेता का कैरियर खा गए आप नहीं लोग। सर, हम लोग कैरियर नहीं खा गए, हम लोग अपनी मांग को मांग रहे थे कि सर बेसिक में इतने पद रिक्त हैं, पूरा डाटा है सर हम लोगों के पास। आप अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा हाँ, सर, ले बिल्कुल लेंगे सर डेटा। आंकड़ा है हम लोगों के पास। डिबेट के बाद मुझे दे देना किसी दिन इस आंकड़ों तो बिल्कुल public सर, domain जब में डाल रिक्त देंगे। पद है तो सरकार उसको भरे, हम युवाओं को रोजगार दे। टेट ओके, मैं टीचर अब पास- देव शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, ये भी एक अभ्यर्थी हैं। भाई देव शुक्ला जी, आप मुझे बताइए, सरकार ने एक क्लेम किया है कि वो 100 डेज में 10,000 जॉब्स आप लोग को देंगे, आप संतुष्ट हैं? सर इन्होंने, इनके जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको जनता ने फिर से पुनः ऐतिहासिक मतों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। सबसे पहले उनको बधाई। आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हमेशा युवाओं के बेरोजगार मुद्दों को उठाते रहते हैं। सर इनके जो बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 3 सालों से मैं BTC अभ्यर्थी हूँ, कहीं ना कहीं मैं 17 से 19 बैच का था, टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ। 3 साल से लगातार इनके पेपर में विज्ञापन आते हैं, नोटिफिकेशन जारी होगा। हकीकत यह है कि धरातल पे कुछ नहीं आता। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के उम्मीद में 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन आता नहीं है। 17,000 पदों पे ये भर्ती देने के लिए कह रहे हैं। आप समझ लीजिए सर कि 21 लाख से ज्यादा लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में टेट पास 21 लाख अभ्यर्थी बैठे applicants हुए हैं। हैं, इतने जबकि लेकिन ये इतने कम भर्ती देने की बात कर रहे हैं, वो भी दिए नहीं। चुनाव से पहले भी इनका नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, जब नहीं जारी हुआ। अब ये चुनाव जीत गए हैं तो क्या पता ये भर्ती देंगे या नहीं देंगे। कम से कम देखो इनको देव जो शुक्ला कोर्ट में जी, इन्होंने देव हलफनामा शुक्ला लगाया जी, था कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और उनको अभूतपूर्व मैंडेट दिया है। आपको सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि वो नौकरियां देंगे। अभी उन्होंने 100 डेज में 10,000 जॉब्स का वादा किया है, आपको इन पर यकीन क्यों नहीं है? सर यकीन, पहली बात जनता ने जब इनको दिया है, हमने सभी लोगों ने सपोर्ट किया। एक उम्मीद थी कि माननीय जी बढ़िया बेहतर कार्य करेंगे, तभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। युवाओं ने भी इन पे भरोसा किया, ग्रामीण क्षेत्र के शहरों के सभी लोगों ने। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सर विश्वास ना करने का एक कारण ये है कि पिछले दिनों से ये भर्तियां प्राथमिक में बहुत दिनों से दे रहे थे। चुनाव से पहले भी, कल नोटिफिकेशन जारी होगा, परसों नोटिफिकेशन जारी होगा, जब चुनाव से पहले नहीं जारी किए। अब तो चुनाव जीत चुके हैं, क्या पता करेंगे, वो तो समय का इंतजार करना अरे पड़ेगा। अभी कितना कि वक्त भर्ती हुआ? अभी आएगी तो कि आपने नहीं बता रहे हैं आएगी। कि वोट दिया इनको और इतनी जल्दी अविश्वास आप व्यक्त कर रहे हो। महीना भर भी नहीं गुजरा है। वोट देने का मतलब सर कि पूरे प्रदेश के लोगों ने इन्हें दिया है। और एक सर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जैसे अभी कोरोना काल में हमारा देश जूझ रहा था, ये बहुत बड़ा, ये विश्व लेवल की समस्या थी, राष्ट्र के लिए समस्या थी, सभी लोगों ने झेला है। पर मैं सवर्ण परिवार से आता हूँ, EWS का अभ्यर्थी भी हूँ, और हमारे तमाम साथी हैं जो सवर्ण गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए इन्होंने जो आरक्षण 10% लाया है, सतीश द्विवेदी वाला EWS तो नहीं है आपका?
नहीं सर, सतीश जी वाला नहीं सर, वो बहुत बड़े लोग हैं। हम लोग सामान्य परिवार से हैं, किसान परिवार के लोग हैं। अरे तो खा इसमें गए ये है गरीब सर कि नेता जैसे की नौकरी आरक्षण आप लोग। होता। जी सर, वो हम लोगों को जो है 3 साल से जैसे 10,000 भर्ती ये 100 दिन में दे रहे थे, वैसे 2 साल से वो लगातार भर्तियां दे रहे थे। वही कारण था उनका। तभी तो यकीन नहीं होता कि ये क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो समय पे छोड़ना पड़ेगा। तो सर ईडब्ल्यूएस मुद्दा का है, हमारी सरकार से और आपसे भी निवेदन आप है क्या कि इस चाहते हो, मुद्दे को आपकी थोड़ा सरकार से गंभीरता स्पेसिफिक उठाइए। डिमांड्स क्या हैं? आप अपनी डिमांड्स फटाफट बताओ, बोलो आप। हमारी सरकार से यही है कि कम से कम 50,000 प्लस पे पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। ईडब्ल्यूएस मुद्दे को आरक्षण जो लागू हुआ है, जो आया, उसके तहत आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में उम्र की छूट दें। आने वाली टेट परीक्षा में उसमें 90 की जगह 82 नंबर पे पासिंग मार्क करें, 97 की जगह 90 नंबर करें। आयु छूट दे, जो आरक्षण आया है, जैसे ओबीसी आरक्षण है, एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण, उसी तरह पे गरीब वर्गों के लिए भी आया है, उनको भी पूरा है, उनका हक है, अधिकार मिलना चाहिए। और जो 17,000 भर्ती की बात कर रहे हैं, इन भर्ती की हमें जरूरत नहीं, कम से कम 51,000 पदों पर विज्ञापन जारी करें और जो है आरक्षण का भी इसमें लागू करें। और कई चीजें हैं, सरकार शुक्रिया को उम्मीद आपका। है कि ये करेगी। जो सर, आपको उम्मीद है ना कि ये करेंगे? जी सर, उम्मीद है, देखिए क्या करते हैं। अभी तो कुछ नहीं किए और भी यार सरकार आप नई बात नई क्या, आई, आप अभी तो समय भी है, नेताओं से इनको भी समय बड़े देखना नेता पड़ेगा। लगते हो पंडित जी। कभी कहते हो कि वोट दिया है कि नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हो कि उम्मीद तो नहीं है सर, लेकिन व्यक्तिगत करेंगे। आपको तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में प्रवक्ता होना चाहिए। सही जा रहे हो वैसे। वोट देने का मतलब मैं व्यक्तिगत वोट देना, वो तो निजी मत पर नहीं हो तो मतदान है सर, कौन किसको दिया है नहीं कहा जाता। देने का मतलब ये है कि लोगों ने दिया है, युवाओं ने दिया है, किसानों ने दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों ने दिया है। आपकी ही तथ्यों में थोड़ा कंट्राडिक्शन कि तभी तो सरकार बनी है इनकी। हमारी जो सर प्रमुख मांगे हैं कि ईडब्ल्यूएस मैं समझ गया आपकी मांग। मैं आने वाले संजीव मिश्रा उत्तर को प्रदेश की आमंत्रित जो करता पुलिस हूं। भर्ती है जी धन्यवाद। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को भी सम्मिलित करूंगा। अभी मैं संजीव मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। संजीव जी, जितना बड़ा जनादेश आपको हासिल हुआ, अपेक्षाएं भी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। बेरोजगार युवाओं की आपसे डिमांड बहुत बड़ी है। सिर्फ 100 दिन में 10,000 लोगों को जॉब्स देके आप इस इशू से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको कुछ बड़ा, कुछ ठोस और कुछ निर्णायक करना चाहिए, जैसा विनोद अग्निहोत्री जी सजेस्ट कर रहे थे। ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज यहाँ पर सब लोगों को बुलाया और एक परिचर्चा हुई। लेकिन कितना अजीब है कि जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के तुरंत बाद नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष को इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? विपक्ष को मतलब आज तो अप्रिशिएट करने की बात थी, आज तो कहना चाहिए था हाँ भाई, ये तो अगर 100 दिन में 10,000 नौकरियां मिल रही हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत सरकार कर रही है और हमसे भी जो हो पाएगा हम उसमें मदद करेंगे और हम साथ देंगे। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका पर मुझे ताज्जुब होता है। नौजवानों को अगर नौकरी मिलेगी, लेके आए, एक भर्ती विधान आपके खिलाफ लाए है नहीं ना, कुछ इनके पास इश्यूज नहीं है। जब सरकार इतनी बहुमत की सरकार आई है, नौजवानों को रोजगार देने जा रही है, उस पर अगर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया रख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये नौजवानों के साथ धोखा। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, आज कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, सरकार बनी है, सरकार इतनी तेजी से एक्शन में आ गई है और नौजवानों के भले का काम होने जा रहा है। क्या इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको ये जनादेश इतना बड़ा मिला, ये एस एम अशरफ और ये उमा शंकर पांडे ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, जहर पे जहर उगल रहे हैं? ये तो अरे देखिए, नहीं, इनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है। दरअसल में समस्या इनके साथ है कि ये करेंगे क्या। अब 100 दिन में अगर 10,000 नौकरियां लग जाएंगी नौजवानों की, तब तो ये सड़क पे आ जाएंगे। तो ये तो इसी का विरोध करेंगे और इसी वजह से मैं तो कहता हूं कि खासतौर से प्रवक्ताओं को बैठना चाहिए, तो कम से कम इस इश्यूज को तो देख लेना चाहिए। ये आप किसके लिए कह रहे हो? नाम लेके बोलो। देखो, पार्टियों की ये अशरफ साहब के लिए कह रहे, अशरफ मियां के लिए कह रहे हो कि ये पांडे जी के लिए? किसी का नाम खुल के कहो, नाम लेके बोलो। नहीं, मुझे अभी अशरफ साहब
चाचा वाली पार्टी में है कि भैया वाली पार्टी अभी में भैया है, वाले वो में हैं, आप confirm बताओ। नहीं हूं। अभी तो हम लेकिन, आपके एक सेकंड कि रुको आपने- भाई अशरफ मियां, रुक जाओ। क्योंकि आपने नेता सपा लिखा हुआ है, इसलिए ये भैया वाली अभी पार्टी भैया वाले है। में, हाँ। अब क्या वहां पर इस समय खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी क्या पक रही है चाचा और भतीजे में? मुझे अब लगता देखो है कि आप फिर पहले मुद्दे से भाग रहे समाजवादी पार्टी हो। को मैं भी किसी अपना तरह चिंतन मुर्गों से करना जान चाहिए। बचा के निकला कि चलो आज नहीं, मुर्गा मैं नहीं कतई- चलाएंगे, आप चाचा भतीजे पे आ गए। आज अपन बेरोजगारी पे बात करेंगे ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं उसी पर जा रहा हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज का ध्येय होना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होना चाहिए, ठीक है, मैं अशरफ मियां को बुला connectivity लेता हूँ। होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ वो संजय भाई। connectivity एक आज सेकंड नहीं रुको है। रुको आप भाई। अशरफ जी, मियां, आप जी। इनसे राजनीति सीखो। जी, देखो कैसे बता रहे थे। इनसे राजनीति सीखें और आप इस तरह के इश्यूज पे करें जो जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। आपने बहस क्यों कर दी? जनादेश मिला है, इनको नौकरी पे बहस ही नहीं करना चाहिए आपको। हम जैसे लोगों की जरूरत ही कहाँ है? जनादेश का सम्मान सबसे पहले तो आप करिए, आज उसके विनोद जी बाद मुझसे कह रहे थे उसके दोपहर बाद में हम लोग सम्मान कि करते दिल्ली हैं। वाले चैनलों को मुर्गा जलाने पे टीआरपी यही पे मैं उतार आपसे रही अर्ज है। कर रहा हूं। आपको भी टीआरपी पे ध्यान देना उसके चाहिए। बाद हम लोग सम्मान करेंगे कि भाई इतना बड़ा ये काम करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको जो है मुद्दे पे जो है बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने बता तो दिया कि 1,82,500 नौकरी दोगे आप। आपने दिसंबर में भी बच्चे ने बोला है कि आपने कहा कि 3 महीने में हम भर्ती कर देंगे। 74,000 नौकरी की बात थी। बैठा हुआ बच्चा पूछिए उससे क्या ऐसा इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? कुछ पता लगा उसका? पूरे 21 में कोई भी जॉब्स आपने नहीं दी। 69,000 शिक्षक आज तक उसमें पड़ा हुआ है। तो आपकी चुप्ती रख में कोई बात ना करे। ठीक कह रहे हैं आप, जनादेश का सम्मान है और हमको सम्मान करना चाहिए। नौकरी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे हमको बिल्कुल ताला लगा लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इन बच्चों को भैया तुम लोग क्या इतना करोगे? किलस क्यों रहे हो अशरफ मियां? जी, इतना किलस क्यों रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि इतना अच्छा इशू आप लेके आए और उसके बाद ही कह रहे हैं हमको सिर्फ मुखदर्शक बनकर सुनना चाहिए और बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे भाई, आपको जगाने की भी जरूरत है। आप गलत डेटा पेश करते हो। 2 चैनल का नाम लिया पांडे जी ने, मैं तीसरा भी बताता हूं, इंडिया टीवी। इनके कुछ चैनल्स हैं जो मुख्यमंत्री ने सोचा 4 दिन पहले दे दिया उन्होंने, 28 तारीख को, कि साहब जो 20,000 नौकरी दे रहे हैं वो। नहीं, आप 10,000 जाइए। की बात है, 10,000 नहीं, आज उन्होंने मीटिंग किया है। मीटिंग करके 10,000 नौकरी की बात जो की वो कल उन्होंने किया, आज प्रेस में। 4 दिन पहले कहां से ब्रेक हो गई खबर? तो आप जैसे कुछ चैनल छोड़ के आपको बाकी चैनल क्या करते हैं कि इनकी सोची हुई चीज को बता देते हैं योगी जी ये करने जा रहे हैं। तो पर सोचो और कि अगर ऑन कितने रिकॉर्ड अच्छे नहीं हुई, पत्रकार होंगे वो। ऑन रिकॉर्ड है सर, आप चेक कर लीजिए गूगल के ऊपर। हम लोग कितना पीछे हैं। तो कितना पीछे आप भी चलाते थे डिबेट 20,000 की, लेकिन आपने इतनी अकलमंदी की कि आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया मुख्यमंत्री जी का। ये सब वो हैं जो ऐसे ही बढ़ा देते हैं बात मैदान में। तो 6 लाख नौकरी दे दी, 7 लाख दे दी, पूछे 6 लाख का डेटा बड़ी टीस है, हारने की बड़ी टीस है आपके मन में। चीज है ही नहीं सर। जब जनता उसका एक फैसला होता है, उस जनता ने यही माना है कि आप अपोजिशन में रहोगे, इनकी टांग खींचोगे, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमको भी मैंडेट दिया ना, हमें भी इस लेवल तक पहुंचाया ना उन्होंने। 10% मेरे वोट बढ़े हैं, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। इनकी लड़ाई हम लड़ाएंगे, जो शुक्ला जी और अवस्थी जी बैठे हुए हैं, इनकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई खिजलाहट नहीं है, उसी टेम्परामेंट के साथ हम। ऑल राइट, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, देखिए एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है संजीव मिश्रा ने कि वो कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड कराने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्यों किलस रहे हो? अरे मैं तो हमेशा राष्ट्रवाद की जय जयकार कर रहा हूँ। मैं तो देख ये रहा हूँ, चिढ़न है आपकी एक्चुअली। इसमें तंज छिपा हुआ है। तंज नहीं है। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा कर लिया है, अब कोई बात नहीं है। उन्होंने इन परीक्षा छात्रों को बुलाया और मज़ेदार, इंटरमीडिएट परीक्षा लीक पर एक भी छात्र छात्रा ने प्रश्न नहीं पूछा। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो जादू है वो जनता पर छाया हुआ है। तो हम जनादेश का सम्मान हमें अरे तो करना ही सीखो पड़ेगा। ना, महंगाई पर नो वक्त के साथ चलना सीखो। चल तो रहा हूँ। देखो महंगाई अशरफ मियां को कब महंगाई कहाँ किस पर- पार्टी में चले जाएं पता ही नहीं चलता। महंगाई पर नो मालूम चर्चा, कराना पड़ता है। बेरोजगारी पर नो चर्चा। आप देव शुक्ला, इनके साथ नहीं जाना एक था, सर। सेकंड रुक जाओ भाई अशरफ देव भाई। शुक्ला जी की आप बात कर रहे थे कि वो डिप्लोमेटिक हैं या पॉलिटिकल हैं। देखिए क्या है कि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में होमगार्ड, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर जब वो रोजगार मांग रहे थे, वेतन मांग रहे थे, तो योगी जी की पुलिस ने उनको बूटों से पीटा, उनको जेल में एफआईआर डाल के बंद कर दिया। ये इतिहास अब है। देव पांडे जी, अब शुक्ला इससे उभर जी को, आइए। देव शुक्ला जी हमारे छोटे भाई हैं, इनको हो सकता है वो सीन भी तमाम याद हो कि योगी सरकार पता चला नौकरी मांगे और वो बुलडोजर बाबा भी आपकी हैं, प्रॉब्लम क्या है कि बुलडोजर इन्होंने लेके चूंकि पहुंच बीजेपी जाए। को वोट दे दिया इसलिए आप किलस रहे हो। नहीं, देखिए हमको अच्छी तरीके से पता है
312 विधायक लेके 2017 में योगी जी आए थे, अब 255 पे हैं और 52-53% वोट योगी जी के खिलाफ पड़े हैं। अगर उनको 42%, 41 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट मिला है तो 52 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट उनके खिलाफ पड़े हैं और 2% कांग्रेस को, कांग्रेस को 2.33% पड़े हैं। बिल्कुल उसमें ये न्यूज 18 और ये टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत क्यों मेरे दोस्तों से मेरा झगड़ा कराना चाहते हो? क्यों उनके चैनलों का नाम बार बार ले रहे हो? मोदी जी ने चारों मेरी दोस्ती टूट जाए। नहीं ये काम मत करो ना इसकी, ये भाई हम लोग मीडिया वाले मैं थोड़ी ले तो रहा दोस्ती रहती है आपस में। नहीं, आप मैं चाह रहे हो वो भी बिल्कुल- खत्म हो जाए, मैं सब बिल्कुल- कहेंगे कि वो डिबेट में ऐसे ऐसे कहा। नहीं, मैं मत लो नाम ना उनके चैनल का। मैं बिल्कुल उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहा हूं कि हमने गूगल पे देखा कि वो हाँ, टाइम्स गूगल नाउ- का नाम लो। हाँ, वो लोग जो है 20,000 कह रहे हैं और 50,000 स्वरोजगार कह रहे हैं। और 4 दिन आप पहले- 10,000 की बात कर रहे हैं। 29 मार्च का है ये खबर। बिल्कुल, 28 मार्च। हाँ, तो मैं सोचूं कि ये ब्रजेश भैया हमारे 10,000 कह रहे हैं, वो तो 20,000 और 50,000 चल रहे हैं। तो ये फिर मुझे समझ में आया नहीं पांडे जी अब आप मेरी हिट खिंचाई पे उतर आए। नहीं जब आपको संजीव मिश्रा नहीं मिले तो आप मेरे ऊपर ही टूट पड़े। नहीं, देखिए ये देखो मतलब- 10,000 की बात हुई है, ये क्या- 100 days 10,000 जॉब्स। नहीं तो ये क्या फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, आगे की सोच नहीं है? ये क्या उन चैनलों की या संजीव अब मिश्रा थोड़ा जी सा झगड़ा जैसे मत प्रवक्ताओं कराओ। ओके, मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलता हूँ, थोड़ा टाइम कम है, मैं तो प्लीज appreciate कोऑपरेट कर रहा हूँ। कृपया सहयोग करें। आप बताइए अग्निहोत्री जी कि सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए अगले 100 दिनों में, विशेष तौर पर अगर हम बेरोजगारी के मुद्दे को देखें तो? देखिए, सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तो साफ कर दिया है 10,000 रोजगार देने का, लेकिन 10,000 रोजगार ब्रजेश जी आप भी जानते हैं 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ये ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। ये बात संजीव मिश्रा जी को भी पता है और ये जो यहाँ सारे राजनीतिक प्रवक्ता उनको भी पता है और जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको भी जानकारी है कि 10,000 क्या होता है। जब लाखों लोग बेरोजगार हैं और 12 लाख पद आपने खुद बताया खाली पड़े हुए हैं, तो 10,000 जो है बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत सांकेतिक है। जैसे आप किसी घर में गए, उसने आपको जलजीरा पकड़ा दिया खाना खाने से पहले कि लीजिए तरह सा वेलकम ड्रिंक लीजिए, तो ये वेलकम स्टेप आप कह सकते हैं इसको। लेकिन ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ये एक शुरुआती तो है, वो भी जो बार बार जैसे ये आपने सही उदाहरण दिया। यही बात मैं देव शुक्ला से कह रहा था कि ये मतलब इनिशियल वेलकम ड्रिंक है, अभी इसका एंजॉय करो, मतलब इसका टेस्ट लो पहले जी। वही वेलकम ड्रिंक है ये। तो मैं कह रहा था, लेकिन जो अभ्यर्थियों का अनुभव है कि जिस तरह जगह निकलती हैं, उसके बाद अब आपने खुद ही बताया कि 18 में जगह निकली, तो 19 में उसका इम्तहान हुआ और 20 में 21 में वो कैंसिल कर दी गई, भर्तियां निरस्त कर दी गई। ऐसे ही और भी कई उदाहरण जो सामने हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक शंका है कि ये जमीन पर 10,000 नौकरियां आएंगी, तो ये एक साख का सवाल भी है सरकार के लिए कि वो 10,000 नौकरियां वाकई जमीन पर आ जाए 100 दिन में, तो विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा जो बेरोजगार नौजवान है उनको भी लगेगा कि आगे भी सरकार काम कर रही है। लेकिन सिर्फ यही आगे अगर सरकार रुक जाए और बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दे अखबारों में कि हमने 100 दिन में 10,000 नौकरियां दे दी और उसके आगे अगर कुछ ना करे, तो फिर वो जले में नमक जैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को 100 दिन के एजेंडे के साथ, ये तो स्वागत योग्य है, मैं बार बार कह रहा हूँ स्वागत योग्य है, उन्होंने योगी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में माना है इसको, इसलिए भी स्वागत योग्य है। लेकिन ये शुरुआत है और इसको लाखों रोजगार तक ले जाना पड़ेगा। जो 12 लाख पद खाली पड़े हैं, अगर उनको सरकार भर सकती है अति उत्तम है। इसके अलावा जो तमाम सारे क्षेत्र हैं उनमें रोजगार सृजन के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो हमारे जो निजी जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिनसे बहुत रोजगार मिलता है, आपके लखनऊ में HAL जैसे है, आपके जगदीशपुर और रायबरेली और तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम है, राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र तमाम उपक्रम है, उनमें तमाम भर्तियां होनी चाहिए अगर उनमें पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो निजी क्षेत्र के हवाले कर दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें दिक्कत होगी। आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम चला हुआ है, आउटसोर्सिंग में तो सर ये मस्ट स्टॉप, आउटसोर्सिंग तो तत्काल बंद की जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ। और आउटसोर्सिंग शोषण का बहुत बड़ा माध्यम है। 10,000 रुपए में दस्तखत करा के 5,000 रुपए पकड़ाए जाते हैं। ये हर पब्लिक सेक्टर में, हर सरकारी विभाग में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग तो तत्काल बंद होनी चाहिए। करेक्ट सर। राकेश पांडे जी, सरकार ने एक स्कीम निकाली, भाई हम 100 दिनों में हम ये एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं।
इसका स्वागत किया जाना चाहिए? सर अब सरकार ने एजेंडा जो भी अपना लागू करने की कोशिश की है, अगर नहीं करेगी तो हम कर भी क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 100 दिन में इतना सुन लिया अगर पांडे जी? 10,000 देने की कोशिश उमा कर, शंकर जी सुन लिया? जी जी हो गई तसल्ली? 100 दिन में अगर 10,000 देने की कोशिश कर रहे हैं तो सर एक प्रकार से स्वागत ही रहेगा। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अरे से इतना बेमन से क्यों स्वागत कर रहे हो? थोड़ा सा मन में उल्लास निवेदन लाओ। है सर, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है, 10,000 से कुछ होने वाला नहीं है। बेसिक में ही इतने लोग खाली हैं, 21 लाख टेट सीटेट पास करके इंतजार बैठे हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। आप तो बेसिक कि पकड़ के लटक गए हो मुझे लग नहीं रहा है। सर, बेसिक के अलावा भी सारे डिपार्टमेंट, लेकिन मैं जो बेसिक परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है सर उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जो इन्होंने भी 17,000 निकाला था और 51,000 का एक हलफनामा कोर्ट में लगा है। हर साल जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उन सबको जोड़कर इन्हें एक बड़ी भर्ती करनी चाहिए, और जूनियर जो भर्ती लटकी हुई है उसमें जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए। अगर सरकार 100 दिन का आंकड़ा अगर दे रही है 10,000 जॉब देने की, उसी हिसाब से अगर ये देने की कोशिश करेंगे सर, कहीं ना कहीं युवाओं में एक प्रकार से गलत संदेश जाएगा कि हम लोगों ने सरकार को अगर एक प्रकार से चुना है तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम हम लोगों को नौकरी दें। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार सर बढ़ती जा रही है। नहीं तो उत्तर प्रदेश सर, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर है सर। हमारी नहीं, उमा शंकर पांडे एक सेकंड रुक जाओ, राकेश जी रुक जाओ। उमा शंकर पांडे सुन लिया? मैंने सुन लिया। क्या सुना? देखिए मैं बताऊं, नहीं क्या सुना? एक बात मैं इसमें जोड़ नहीं बता दो मुझे क्या सुना। मैं जोड़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं बताओ क्या सुना। मैं जोड़ के कह बोलो, जल्दी बोलो क्या मैं सुना? जोड़ के कह दूं। देखिए क्या है, मैं इस बात की राकेश जी से भी आगे मैं गारंटी ले रहा हूं, ये 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पूछिए कैसे? देखिए ये 2 साल 3 साल 4 साल भटकेंगे, परीक्षाएं देंगे। कुछ नहीं, आप कुड़ रहे हो पांडे जी, आप कुड़ रहे हो। ब्रजेश जी मेरी बात पूरी ना ना ना, मैं नहीं, मैं बात पूरी कर आप कुड़ रहे हो। सुन लीजिए, बीजेपी को बहुमत मिल गया, आप कुड़ रहे हो। मैं बात पूरी कर। 2-4 साल ये परीक्षाओं में भटकेंगे, मिलेगा नहीं तो कोई पकोड़े की दुकान ये खोल तो लेगा, भड़का रहे हो आप। कोई पकोड़े की दुकान खोल लेगा, कोई नाली गैस पे चाय बनाएगा, कोई ट्रक में बस में क्लीनर बन जाएगा, और योगी मोदी जी कहेंगे थैंक यू। स्वरोजगार है। राकेश ये पांडे जी 10 स्वरोजगार सेकंड है आपके पास, अपनी बात कंक्लूड करो। फिर मैं शुक्ला जी सर, के जो पास जाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता जी बैठे हैं, मिश्रा जी, मेरा यही निवेदन है कि हम लोगों की बात सर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। सर 10,000 में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या काफी भाई देव शुक्ला जी, और जल्द से जल्द जो थैंक भी यू, बेसिक थैंक यू, परिवार में शुक्रिया ज्यादा से आपका, ज्यादा नौकरी धन्यवाद देने का राकेश जी, धन्यवाद। भाई देव शुक्ला जी, सरकार अगर 10,000 जॉब्स इनिशियली दे रही है 100 डेज में, तो इस पर आपकी क्या, आप लोग इसको वेलकम करते हैं? जी, जो 10,000 भर्ती आ रही है उसका तो स्वागत है, लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी भर्ती जो कम से कम 70,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो, टेट रिजल्ट रुका हुआ है वो जारी हो, 10% आरक्षण जो वो लागू होके ही नई प्राथमिक भर्ती आए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आए। और सर अभी एक मुद्दा जो जलने की मुर्गे की बात चल रही है, आज उत्तर प्रदेश में हमारे भाई बहन तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जो फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी शरीर जल रहे हैं, उनकी लाशें जल रही हैं। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? हम है, आप है, समाज है, सरकार है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को चाहिए कि उसके परिवार के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहिए। सरकार को ऐसा एक कानून बनाना चाहिए कि एक टाइम दे दे कि इतने दिनों में पेपर निकलेगा, भर्ती निकलेगा, इतने समय में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, जिस तरीके से चुनाव के दिनों में होता है। सरकार यही भर्ती विधान तो उमा शंकर पांडे लाए थे, सरकार का गठन हो जाता है। ये जो बता रहे हो यही था भर्ती विधान इनका। लेकिन ब्रजेश जी, जब राष्ट्र निर्माण नहीं, हो रहा है तब पांडे जी, ऐसी बातें नहीं की जानी अब आप चाहिए। गलत कर रहे हो पांडे जी। देखो, अच्छा ठीक है, मैंने आपका पक्ष रख दिया है, अब आप जबरन कूदोगे तो ये अवमानना, ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। बोलिए भाई देव शुक्ला जी। एकदम सही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सर यही कहना है, सरकार से एक उम्मीद है, लाखों युवाओं ने इनको सपोर्ट किया, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये आई है, ये स्वागत के योग्य। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मुख्य ऐसे ही किलसते रह जाओगे पांडे जी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उम्र निकल जारी हो, 70,000 पदों से ऊपर पदों पे। थैंक यू देव शुक्ला जी, शुक्रिया। मैं संजीव मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ, चूंकि सेकंड राउंड में कई ऐसे प्रश्न उठे। भाई संजीव जी, ये उमा शंकर पांडे की प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों कुड़ रहे हैं, किलस रहे हैं? नहीं, मैंने तो ब्रजेश जी शुरू में ही कहा कि विपक्ष में जो भी हमारे साथी लोग हैं वो आज उनको कम से कम 100 दिन का इंतज़ार करना चाहिए था। और 100 दिन में जब 10,000 नौकरी की बात आ रही है तो फिर इस तरीके की बातें करने के बजाय, अभी तो सरकार बनी है
अभी तो मंत्रिपरिषद का, उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। मुझे लगता है कि विपक्ष को 100 दिन इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद कोई अपनी टिप्पणी करते। आज की तारीख में तो स्वागत करने का ही केवल दिन था, लेकिन जिस तरीके से ये लोग, मुझे लगता है कि 5 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उसको नहीं हजम कर पा रहे, उसी के कारण इनका हाजमा बिगड़ा हुआ है। और अभी भी इनको 100 दिन कम से कम इंतजार करना चाहिए। देखिए ना, इनको तो स्टूडियो में पसीना आ गया अशरफ मियां को, लेकिन अशरफ मियां को तो स्टूडियो में पसीने आ गए। आप जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे। हाँ बोलिए भाई, जनादेश का सम्मान अशरफ मियां को मार्च को जनता ने इनको जवाब दे स्टूडियो दिया। में पसीना आ गया। उसके आप बाद डिबेट भी ले थैंक आगे यू, एक बताइए। सेकंड रुकिएगा। अभी 10 मार्च संजीव जी को रुक जाओ, डिबेट लेना आप रुक चाहिए। जाओ, अच्छा रुको रुको, केवल 10 अच्छा रुक मार्च तो को जाओ, जनता रुको ने अभी जवाब रुको दिया। रुको। आपने हाँ, कहा कि 1 अशरफ- महीना नहीं पूरा हुआ। बोलिए अशरफ उसके मियां, बाद बोलिए। मैं ये कह रहा आपको था पसीने क्यों आ रहे हैं? जनादेश का अपमान है, आपको डिबेट हैं? नहीं लाना चाहिए था। आवाज इनकी तरफ बढ़ाई और जाए। डिबेट ले आया, मजबूरन बोलना पड़ रहा है हम लोगों को। वो कह रहे थे बात ही ना करो इसके ऊपर, 100 दिन क्यों ना इंतजार करें? करते और 100 दिन के बाद डिबेट लाना चाहिए था आपको। ये आपको कह नहीं पा रहे बेसिकली, कौन? क्योंकि ये कह रहे बाकी लोग तो मुर्गा मछली दिखला रहे हैं, आपको आप आज ये सब क्या स्वागत दिखला रहे करना हो? चाहिए मेरे था, ऊपर ये क्यों कह टारगेट ये कर रहे हो? मुद्दे पे मजाक बात नहीं कर रहा करो हूं, ये आपको कह नहीं पा रहे भाई। डिबेट आप लाएंगे तो पक्ष तो लाया जाएगा बच्चों का, और मैं नहीं बोल रहा हूं वो वोट भले दे दिया हो, लेकिन किस हद तक उसकी जो आप फीलिंग देखिए बच्चे की क्या है। वो कह रहा है अगर यही हालत 27 में हम क्या करेंगे, हमारी तो उम्र ही निकल जाएगी। अब आप ऐसे 10-10 हजार लेके आओगे तो 1,82,000 दे पाओगे नौकरी आप। अभी तो आपका यही लग रहा है, हम आगे क्या करेंगे तो उस पर हम आगे बात करेंगे। नहीं, 27 में तो बहुत सी पार्टियां नहीं दिखाई दे। अरे वो बच्चे को सोचिए, आप पार्टी छोड़िए, आप तो खाली चुनाव से जोड़ रहे हो। लड़कों के बारे में सोचिए, ओवरेज हो जाएंगे। कांग्रेस को ऐसा नहीं बोल सकते, ओवरेज हो ऐसा नहीं बोल जाएंगे। रहा। बड़ी शर्म की बात है, कैसी बात कर रहे हैं तुम्हें शंकर आप? आपको बोलना जवाब तो दे दो चाहिए, इनको। आपको बोलना चाहिए कि मैं ज्यादा नौकरी लेके आऊंगा। आपको चैन नहीं आ रही, काम बंद करिए। आप कह रहे हैं उनकी एज निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान करिए। आप कह रहे हैं एक्सपायर हो जाएंगी, ओवरेज हो जाएगी, कोई बात नहीं है। आप नौजवानों को अफसोस नहीं हो रहा है, भड़का पाए। आप उनके वोट लेते हो, आप उसके बाद नौजवानों उनको को कोई नहीं हक नहीं। भड़का पाए। आप कह रहे हो आपने जाए उत्तर ओवरेज, प्रदेश की जनता आपको इस बात का एहसास नहीं है। आप कह रहे हो जाए ओवरेज हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिबेट ओवर, धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।